11 तारीख को 11 बजे पूरे देश के सभी सामाजिक संगठन के लोग सब लोग मिलके अपने अपने जिला मुख्यालय पर भारी मात्रा में धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, संविधान के हिसाब से करेंगे। और दिल्ली के अंदर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर 11 तारीख को 11 बजे पूरे दिल्ली के लोग इकट्ठे होंगे, परिवार सहित इकट्ठा होंगे और वहाँ से संसद के लिए कूच करेंगे, वहाँ सरकार को अपना ज्ञापन देंगे ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ यूएपीए मुकदमा दर्ज करके जेल में डालें। वो जो सनातन का नारा लगाते जा रहा था तो वो तो साबित कर दिया ना कि भाई सनातनी ऐसे ही होते हैं, सनातनी लोग ऐसे ही होते हैं, तो इससे स्पष्ट हो गया। बाकी इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठा हुए हैं, नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा इसका। सीजेआई गवाही ने उनको छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान की जो है वो सुरक्षा हो गई या रक्षा हो गई। आपको अब और पैने तरीके से एट्रॉसिटीज एक्ट में इस केस को आगे लेके जाना पड़ेगा विभिन्न हाईकोर्टों में। मैं इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता कि इसको ना शेड्यूल कास्ट का इशू माना जाए। ये सारे देश का इशू है। ये एक सबसे बड़ी संस्था है और ये लोकतांत्रिक सिस्टम में पब्लिक का पावर सबसे बड़ा यही है। उसको ऐसी बात में मान देना कि हमारा जो आस्था को चोट लग गया और भगवान ने हमें कह दिया, हमने जूता मार दिया, उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सीजेआई साहब के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, थोड़ा पीछे तो इसमें आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं सर, कोई आश्चर्य नहीं है। अगर अमृत काल चल रहा है, सरकार ने ओपनली यह डिक्लेयर किया है कि अब अमृत काल चल रहा है। जो थोड़ा भी इतिहास या माइथोलॉजी की समझ रखते हैं उन्हें यह मालूम होगा कि जो समुद्र मंथन में अमृत मिला था और विष, तो विष मिला राक्षसों को यानी हमारे पूर्वजों को, अमृत मिला जो है द्विजों को यानी जो सरकार है उनके पूर्वजों को। ये सब मामला इसलिए किया गया है चूँकि ये देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश और उनका अपमान करने के उद्देश्य से ये किया गया। इसका बहुत व्यापक विरोध हुआ है और ये तय किया गया है कि 11 तारीख शनिवार को 11 बजे सवेरे राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट का कॉल दिया जाए और साथ ही ये भी तय किया गया कि दिल्ली में अंबेडकर भवन से 11 बजे एक मार्च निकलेगा जो संसद भवन की तरफ जाकर और देश के हुक्मरानों को एक ज्ञापन सौंपेगा। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85 और अंबेडकर नामा की ये साझा पेशकश। मैं आज प्रोफेसर रतनलाल के आवास पर हूं और आप जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी तो आपको यहां पर तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के वो बुद्धिजीवी लोग नज़र आएंगे, या तो बातचीत करते हुए या इंटरव्यू देते हुए या मीडिया से मुखातिब होते हुए। अंदर राजेंद्रपाल गौतम और उनके तमाम साथी जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये तमाम बुद्धिजीवी लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं। तो आपको जो बैनर है ये दिखाई आपको देगा जिस पे लिखा है महत्वपूर्ण बैठक उपरांत प्रेस वार्ता, यानी कि सीजेआई गवाही साहब के ऊपर जो जूता फेंका गया उसको लेकर के समाज में रोष है और समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है वो आज यहाँ इकट्ठा हुआ है और उन्होंने एक बड़ी कॉल जो है देश में देने का काम किया है। मैं एक एक करके कुछ इंटेलेक्चुअल से बातचीत करूंगा और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस प्रोग्राम को करने की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ गई। हमारे साथ प्रोफेसर सूरज मंडल हैं और सूरज मंडल साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि मंडल साहब, आज का ये प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पे क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? सीजेआई साहब पर जूता फेंका गया है, लोगों में गुस्सा है, आप तमाम लोग यहाँ पहुँचे हो, क्या मैसेज देना चाहते हो देश को? एक हमला हुआ है देश के संविधान पर, देश के लोकतंत्र पर, पूरे के पूरे एक व्यवस्था पर, और ये सब मामला इसलिए किया गया है चूँकि ये देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश और उनका अपमान करने के उद्देश्य से ये किया गया। इसका बहुत व्यापक विरोध हुआ है और ये तय किया गया है कि 11 तारीख शनिवार को 11 बजे सवेरे राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट का कॉल दिया जाए और साथ ही ये भी तय किया गया कि दिल्ली में अंबेडकर भवन से 11 बजे एक मार्च निकलेगा जो संसद भवन की तरफ जाकर और देश के हुक्मरानों को एक ज्ञापन सौंपेगा इस पूरे मुद्दे पर विरोध करते हुए। नहीं, आप कह रहे हैं कि संसद भवन का घेराव जो वो किया जाएगा, क्या होगा? घेराव नहीं मैंने कहा ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसको सौंपा जाएगा ज्ञापन? वहाँ पर जो भी मिलेंगे, जो हमारा तो उद्देश्य रहेगा कि अमित शाह को
जो होम मिनिस्टर है उनको दिया जाए। होम मिनिस्टर और अमित शाह और गृह मंत्री तमाम लोगों को जो है वो दिया जाए। और इसी कड़ी में मेरे साथ चंद्रभान साहब जो है वो जुड़ गए हैं। चंद्रभान साहब खड़े हो जाइए। और चंद्रभान साहब को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जब कभी छठी 7वीं क्लास में हम लोग थे तो राष्ट्रीय सहारा में बड़ा लेख चंद्रभान साहब का छपता था दलितों की चिंताओं पर। सर, जो पीड़ा आप लोगों ने 50 साल पहले जहाँ बोलना पढ़ना लिखना शुरू किया था दलितों के मुद्दे पर, अब तो पहले गांव देहात में जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का होता था, अब तो सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। थोड़े पीछे को भी लाइट। तो इसमें आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं सर, कोई आश्चर्य नहीं है। अगर अमृत काल चल रहा है, सरकार ने ओपनली यह डिक्लेयर किया है कि अब अमृत काल चल रहा है। जो थोड़ा भी इतिहास या माइथोलॉजी की समझ रखते हैं उन्हें यह मालूम होगा कि जो समुद्र मंथन में अमृत मिला था और विष, तो विष मिला राक्षसों को यानी हमारे पूर्वजों को, अमृत मिला जो है द्विजों को यानी जो सरकार है उनके पूर्वजों को। जब सरकार बोले कि सीधे यह अपर कास्ट का शासन है, और अपर कास्ट के शासन में जैसा कि हमने बचपन से देखा है, कभी भी कमजोर दलित सिंबल्स पर जातिवादियों ने हमला नहीं किया है। जो दलित थोड़ा सा उभरते थे, जो थोड़ा उठते थे, हमारे यहाँ कहावत आ रही, वो सफ़ेद शर्ट पहन लिया था दलित, इसलिए उस पर हमले हो गए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारतीय संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह उस पर हमला हुआ है। तो यह अमृत काल का यह सर्वोच्च जो शिखर काल है, तो ये होना ही है। पर इस विषय इस बात से आरएसएस को और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे एस्टिमेट से कम 50 लाख दलित उत्तर भारत में अकेले होंगे जो ये कहते हैं कि अमृतकाल और यानी बीजेपी और कांग्रेस के शासन में कोई फर्क नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं, एक नागनाथ एक सांपनाथ। तो दलित ही खुद जो है इस कैंपेन में सरकार के साथ हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि दलित ही इस कैंपेन में सरकार के साथ हैं, लेकिन सवाल जो भी आप सुनिए राहुल साहब, जो भी दलित आज भी यह कहे कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब वह आरएसएस के रोल पर काम कर रहा है। और आरएसएस ने बड़े ही होशियारी से दलित मिडिल क्लास में, दलित पॉलिटिकल क्लास में एक अपनी पैठ बना लिया है। एक अपनी पैंट जो है वो बना लिया है। रास्ता क्या है? कोई रास्ता नहीं है, सफर करना होगा सबको। कोई रास्ता नहीं है, चंद्रभान प्रसाद साहब कह रहे हैं सबको सफ़र करना होगा। और मेरे साथ इसी कड़ी में किसान नेता जो है वो जुड़ गए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारे साथ किसान नेता DN चहल साहब हैं और ओल्ड पेंशन की लड़ाई जो लंबे समय से लड़ रहे हैं। सर, सीजीआई के ऊपर हमला, भरी कोर्ट में जूता फेंक देना, आखिरकार कैसे देखते हो? देखिए, ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मैं इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता कि इसको ना शेड्यूल कास्ट का इशू माना जाए। ये सारे देश का इशू है। ये एक सबसे बड़ी संस्था है और ये लोकतांत्रिक सिस्टम में पब्लिक का पावर सबसे बड़ा यही है। उसको ऐसी बात पे मार देना कि हमारा जो आस्था को चोट लग गया और भगवान ने हमें कह दिया, हमने जूता मार दिया, उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। प्रधानमंत्री जी ने दुख प्रकट किया है, ट्वीट किया है लंबा चौड़ा प्रधानमंत्री जी ने सीजीआई के हमले पे। नहीं, ये दुख व्यक्त करने का काम है। इनको पकड़ के गिरफ्तार करा के जेल भेजे, देशद्रोह लगाए। और देशद्रोह और क्या होता है? छोटी छोटी बातों पे लोगों को देशद्रोह लगा के बंद कर देते हैं। तो ये इतना बड़ा काम कि आप उसकी अदालत में, सड़क वड़क में नहीं, अदालत के अंदर कर दिया, हमला कर दिया उन पे। तो ये इतनी बड़ी घटना है, इसमें तो तुरंत ही पकड़ के उसे जेल भेज देना चाहिए था, फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए। तो हम कहते हैं कार्रवाई हुई है, लेकिन ये ना लोगों को, एक समाज को, आप समझ कि कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति सरकार ने लीपापोती की है। लीपापोती भी नहीं करी ढंग से, लीपापोती भी नहीं करी।
पूरा देश के सब लोग जो समझदार हैं, सब लोग इस बात से नाराज़ भी बहुत हैं। नाराज भी बहुत हैं। आप चहल साहब हैं और एक दो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इधर प्रोफेसर रतनलाल साहब जो बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक और बड़े सीनियर नेता जो है वो जुड़ गए हैं। सर, सीजीआई साहब पर हमला और प्रधानमंत्री का ट्वीट, और महज ये कह करके प्रधानमंत्री कहे थे कि मुझे दुख है कि सीजीआई साहब के ऊपर हमला हुआ है, कोई कार्रवाई की मांग नहीं। ऐसे पहले भी कह चुके मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। प्रधानमंत्री के ट्वीट को इस पूरे मामले में कैसे देखते हो? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया वो तो एक औपचारिकता थी। देश के संविधान पे हमला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और अगर आप संविधान पे हमला करेंगे तो वो एक आपने कुर्सी पर हमला किया है, ना कि सीजीआई गवाही पर। और सीजीआई गवाही ने उनको छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान की जो है वो सुरक्षा हो गई या रक्षा हो गई। आपको अब और पैने तरीके से एट्रॉसिटीज़ एक्ट में इस केस को आगे लेके जाना पड़ेगा विभिन्न हाई कोर्टों में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज ने स्वतः संज्ञान लिया था कि सोशल मीडिया पर एक आदमी ने एक जज को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में लिखा था। स्वतः संज्ञान लेके उस लड़के को जेल भेजा गया, उस आदमी को जेल भेजा गया। तो क्या ये जो जूता उठा के सीजीआई की कुर्सी पर मांगने की कोशिश की गई है, तो क्या इस पे स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए एट्रॉसिटीज एक्ट में? दूसरा बात, स्वाभिमान की लड़ाई है ये, और संविधान को खत्म करने का, पहले स्वाभिमान खत्म करेंगे फिर आपका संविधान खत्म करेंगे। आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देकर ये क्या सोच रहे हैं? आपने आपका स्वाभिमान खरीद लिया। किसानों के साथ भी यही किया, एमएसपी ना देकर क्या आपने उनका स्वाभिमान खरीद लिया? मजदूरों को मनरेगा मजदूरी ना देकर क्या आपने उनका स्वाभिमान खरीद लिया? तो बात यह आ जाती है कि ये सरकार निरकुंश है और ये सबके हक अदायगी खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। और ये सिर्फ शुरुआत है, इसमें आगे और भी कार्रवाइयां होंगी, क्योंकि पिछले 3 दिनों में आपने 3 कार्रवाइयां देख ली। हरिओम वाल्मीकि की कार्रवाई देखी, आपने आईजी पूरन कुमार की कार्रवाई देखी कि उसको सुसाइड करने पे अपना मजबूर कर दिया, आत्महत्या करने पर उसको। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि संविधान को बचाने की लड़ाई अब और पैनी होगी। सिविल सोसाइटी, किसान, मजदूर का मेरा संघ अब SC ST OBC के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों आपने सोनम वांगचुक को NSA लगा के जेल में डाला हुआ है जोधपुर में? इसका मतलब ये है कि आप ना शेड्यूल 6 देना चाहते हैं, ना आप लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, और आप उनके हक खत्म करना चाहते हैं। हक खत्म करना चाहते हैं। इसी कड़ी में हम एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं। प्रोफेसर रतनलाल साहब हैं और आज उन्हीं के आवास पर एक शॉर्ट नोटिस पर मीटिंग जो है वो की गई है। सर, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लेकिन अभी तक एक सवाल जो है जिसका जवाब हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सीजीआई गवाही साहब पर जूता फेंका गया और आज़ादी के 78 साल के बाद में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि अमृतकाल चल रहा है। ये हमारे लिए तो विषकाल है। ये तो सीजीआई पे जो जूता चला, इसी से पता लग रहा है कि दलितों के लिए विषकाल है। जब अमृत का मंथन हुआ था तो देवताओं को मिला था क्या? अमृत। असुर को क्या मिला था? विष। तो ये हमारा विषकाल चल रहा है। जो लोग सत्ता में हैं वो कभी संविधान को माने हैं क्या? कभी संविधान को तो माने नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का, नेहरू का विरोध कर रहे थे, पुतले फूंक रहे थे। तो अभी संसद मार्ग पे संविधान की प्रति चली ना, फड़ा ना लोगों, तो उस पर कोई एक्शन हुआ क्या? तो ये सारा जो है ये एक्सपेक्टेड था कि लोग ये कह रहे हैं कि सीजीआई साहब को स्वतः जो कठोर कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए थी, जिसने हमला किया। सीजीआई साहब ने माफ़ करके कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की है कि मतलब चलो माफ़ कर दिया, छोड़ो, छोटा मोटा हमला है। सीजीआई का जो करना था वो अपने हिसाब से किए कि वो जो सनातन का नारा लगाते जा रहा था, तो वो तो साबित कर दिया ना कि भाई सनातनी ऐसे ही होते हैं, सनातनी लोग ऐसे ही होते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया। बाकी इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठा हुए हैं, नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा इसका, क्योंकि जब सीजीआई सेफ नहीं है तो हम आप कहाँ हैं? हम आप कहाँ हैं? 11 तारीख को बड़े प्रोटेस्ट को कॉल किया गया है। और थोड़ा सा और मैं आपको दिखा दूं, अंदर चलते हैं और एक दो लोगों से और समझने की कोशिश करेंगे, इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है वो कैसे, किस नज़रिए से जो तमाम लोग हैं वो देखते हैं। महेंद्र भास्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड को काफ़ी लंबे समय से सुचारू रूप से चला रहे हैं। सीजीआई साहब के ऊपर हमला और आप तमाम लोगों की इंटेलेक्चुअल की हम मीटिंग, क्या कहना चाहते हो? हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने। ये जो सीजीआई साहब के ऊपर जो जूते की परंपरा इन्होंने चालू करी है कि कभी राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने देते, अब सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का दूसरा आदमी होता है, उसके ऊपर जूते को फेंकवाने की साजिश रची गई। तो ये तो एक किस्म से भारत के लिए ही, हमारे हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक घटना है। भाई हमारे समाज के लिए तो है ही है, पर एक ये पूरे हिंदुस्तान का नुमाइंदा है,
जो कि देश विदेश में सब जगह फैल गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए लोगों में किस तरीके से किस कदर का गुस्सा है। महेंद्र भास्कर जी कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए उस आदमी को जिसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। लोगों का गुस्सा है और गुस्से में लोग इस प्रकार की बात जो है वो कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम पूर्व मंत्री हैं, उनका भाषण जो उनका भी जो चल रहा है उसे बात की समझने की कोशिश करते हैं। सैकड़ों साल पुरानी जो घटिया परंपराएं थी उसको आज भी हम नॉर्मलाइज करने नहीं, ये संघी मानसिकता के लोग, मनवादी लोग, ये इस तरह की AI जनरेटेड वीडियो बना के डालने का मतलब है तमाम दलित समाज को, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए चाहे मुख्य न्यायाधीश बन जाए, उनके लिए संदेश है कि आपके मुंह पे कुल्हड़ और झाड़ू बंधने वाली है। फिर से ये संदेश दे रहे हैं, वो खुलेआम डरा रहे हैं, टेरराइज कर रहे हैं। सर एक सवाल, आपने बड़े प्रोटेस्ट की जो है वो कॉल यहाँ से की है, क्या संदेश, क्या किस प्रकार से लोगों को बताना चाहोगे, लोग कैसे जो आपने बात यहाँ पे कही है उसको लोग कैसे फॉलो करें? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये पूरे भारत के मानवतावादी लोगों के स्वाभिमान पे हमला है, देश के संविधान पे हमला है। ये वॉर अगेंस्ट नेशन है, वॉर अगेंस्ट स्टेट है, वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी है। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। जो मनुवादी लोग, संघी मानसिकता के लोग जो AI से वीडियो जनरेट करके और ये CGI की एक वो बना के फोटो बना के नीले कलर की फोटो बनाकर नीले कलर से मुंह करके, यानी कि अम्बेडकरवादियों को कहने तुम जो नीला गमछा डाल के नीला झंडा लेके तुम जा रहे हो, तुम्हें हम वापस मुंह पे कुल्हड़ और पीछे झाड़ू बांधने का इंतजाम कर रहे हैं। ये मनवादी संघी मानसिकता के लोग उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में उनकी विचारधारा में भरोसा करते हैं, ये उनको एक तरीके से उकसाने की काम कर रहे हैं और उनको साथ में डराने की भी काम कर रहे हैं। आपने 11 तारीख को मतलब बड़े प्रोटेस्ट 11 तारीख को 11 बजे पूरे देश के सभी सामाजिक संगठन के लोग, सब लोग मिलके अपने अपने जिला मुख्यालय पर भारी मात्रा में धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, संविधान के हिसाब से करेंगे। और दिल्ली के अंदर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर 11 तारीख को 11 बजे पूरे दिल्ली के लोग इकट्ठे होंगे, परिवार सहित इकट्ठा होंगे और वहाँ से संसद के लिए कूच करेंगे, वहाँ सरकार को अपना ज्ञापन देंगे ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ UAPA मुकदमा दर्ज करके जेल में डालें। और जो ये AI जनरेटेड जिसने वीडियो डाली है, ये पूरे समाज के खिलाफ, पूरे दलित, आदिवासी, वंचित वर्गों के खिलाफ जो अम्बेडकरवादी हैं उनको डराने की कार्रवाई है, आतंकित करने वाली कार्रवाई है। उनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधि में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डालना चाहिए। जेल में डालना चाहिए। अब राजेंद्र पाल गौतम हैं, पूर्व मंत्री हैं और मैंने ज़्यादातर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जो मुख्य श्रेणी के लोग थे यहाँ पर, जिन्होंने ये जो मीटिंग आयोजित एक तरीके से की थी, जिन्होंने कॉल की थी। तमाम वो लोग, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, मैं कहूँ वो समाज जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, वो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और किसान संघ के लोग पहुँचे, ओल्ड पेंशन वाले लोग पहुँचे, दलित इंटेलेक्चुअल यहाँ पर पहुँचे हैं। तो तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से तमाम बात रखी है। 11 तारीख को बड़े प्रोटेस्ट जो है वो कॉल किया गया है और इस वीडियो को बनाने भर का उद्देश्य ये है कि जब इस देश के अंदर CGI जो दलित समाज से आते हैं, दूसरे दलित और पहले बुद्धिस्ट जो है वो CGI हैं, उन पर जिस प्रकार से हमला किया गया है और बाद में जिस प्रकार से एक वीडियो बना करके जनरेट करके और उसको वायरल किया गया, जिसमें CGI गले में हांडी और उनको नीला कलर करके बताने को दिखाने की कोशिश की गई है कि दलितों का सही स्थान जो है वो मनुवादियों की नज़र में वही है। संविधान की वजह से आप जहाँ भी आ गए हों, लेकिन मनुवादी सोच के व्यक्ति आज भी आपको उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से उनके पुरखे देखते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।